हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द यूनिक क्लासेस एंड इन द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। हम कर रहे हैं 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1, टॉपिक नंबर लास्ट गोज लॉ का प्रूफ, गोज लॉ की स्टेटमेंट हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके। और इस वीडियो में हमारा टारगेट है कि गोज लॉ की चारों एप्लीकेशंस हम खत्म कर दें वन बाय वन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एप्लीकेशन हमने यहां लिख रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर नियर इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज्ड वायर। एक इनफाइनाइट लेंथ की वायर लेनी है जो कि चार्ज्ड हो और उसके आसपास कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, पहली बात तो ये कि आपको गोज लॉ में थोड़ा सा रिमाइंड करवाऊं तो गोज लॉ क्या था? गोज लॉ कहता था फाई इज इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये था। ओके, अब एक और बात आपको यहां पे ध्यान देनी है कि गोज लॉ डील्स विद द फ्लक्स। गोज लॉ क्या बताता है? फ्लक्स के बारे में बताता है कि फ्लक्स कितना होगा, बट उसकी एप्लीकेशंस के अंदर हम क्या निकालते हैं? हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फ्लक्स नहीं निकालते, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। और जैसे कि देखो, इस फर्स्ट एप्लीकेशन आपको दिख रहा है ना, आपने फ्लक्स थोड़ी निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। और वो निकाल सकते हैं, सिंपल सी बात है, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है? ई और ए, इनका ही तो कॉम्बिनेशन है। अगर एरिया हमें पता लग जाए, फ्लक्स में पता लग जाए, तो क्या निकल जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। तो जस्ट एक पॉइंट टू नोट है कि गोज लॉ डील्स विद द फ्लक्स एंड इट्स एप्लीकेशंस डील विद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और वी कैन से ई वेक्टर। अब इसकी हेडिंग पे चलते हैं। अब क्या कहा? एक इनफाइनाइट लेंथ की चार्ज्ड वायर है, तो बना देते हैं भाई। एक कोई वायर बना देते हैं, अपने सीधी सी वायर बनाने की कोशिश करते हैं एक। ओके, डैश डैश डैश। अब देखो, ये इनफाइनाइट लेंथ की वायर है, इट मींस हमने कुछ एक पीस तो बना लिया, बाकी ये दोनों तरफ एक्सटेंडेड है, इधर भी इन्फिनिटी और इधर भी इन्फिनिटी पे, और ये चार्ज्ड भी है ना। अच्छी बात क्या है, या ध्यान देने वाली बात क्या है कि भैया ये चार्ज्ड है। अच्छी बुरी का तो हमें तो कोई फर्क पड़ता नहीं इससे, चार्ज्ड है ये वायर। ठीक है, और इन्फाइनाइट है, लॉन्ग, चार्ज है ये और वायर, इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पास निकालना है तो हमने को एक पॉइंट अज्यूम करना पड़ेगा। हमने एक पॉइंट, कोई कलर चेंज करते हैं, लाइक रेड ले लेते हैं। हमने यहां पे एक पॉइंट ले लिया, इस तरफ एक पॉइंट ले लिया P। ठीक है, जो कितना डिस्टेंस पे है? सपोज छोटा r डिस्टेंस पे है, जो कि हमारी हैबिट बन चुकी है ना। तो ऐसा कुछ ले लिया, क्लियर। अब इस हेडिंग को अगर आप पढ़ो तो इसको डायरेक्टली कर भी सकते हैं, बट अगेन जैसे कि अपनी आदत है, हमें हेडिंग को पहले समझना है, हर बारीकियां देखनी है। ठीक है, और जैसे अपन ने क्लास में एक हाइपोथेटिकल बच्चा बना रखा है ना, क्योंकि अपना इंटरेक्शन तो पॉसिबल है नहीं, तो एक हमारा इमेजिनरी बच्चा, कौन है वो? चिंटू है ना, बड़ा क्यूरियस है चिंटू। तो जैसे उसने हेडिंग देखी, उसने पूछा कि सर एक क्वेश्चन है, पूछ लूँ क्या? इनका पूछ ले। तो उसने कहा कि सर हमने वर्ड लिखा है इनफाइनाइट, लिखा है, क्या दिक्कत है? तो उसने कहा कि इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ? अब बच्चे भी ऐसे होता है ना, फंसाने के लिए क्वेश्चन पूछता है। इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ? इनफाइनाइट मतलब जो बहुत बड़ी हो। बहुत बड़ी मतलब क्या, उसको मेजर कर सकते हैं? नहीं, अगर मेजर कर सकते तो इनफाइनाइट थोड़ी होगी। तो उसने कहा चलो ठीक है, इनफाइनाइट का मतलब बहुत बड़ी वायर, इतनी बड़ी कि जिसको मेजर ही नहीं कर सकते। उनका हाथ से ही समझे हो आप। तो उसने कहा कि सर फिर ऐसी वायर तो होती नहीं, ऐसी वायर मैंने तो प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं देखी नहीं, आपने देखी है क्या? फंस गया। उसने कहा नहीं, मैंने भी नहीं देखी। तो उसने कहा कि फिर ये सर टॉपिक आगे कराओ ही मत, क्योंकि जब ये प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ ही नहीं है, आपके पास कभी रियलिटी में इनफाइनाइट वायर आ ही नहीं सकती, तो इस टॉपिक का सेंस चला गया, इसका वजूद खत्म हो गया। ठीक है, बात तो सोचने वाली है उसकी। उसने कहा कि सर इनफाइनाइट वायर होती ही नहीं, और आप करा के रहे हो फिर टॉपिक ही यूजलेस है। समझ में आई बात? ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे वर्ड आप भी पकड़ सकते हो, जैसे उसने पकड़ा इनफाइनाइट। क्लियर। अब इनफाइनाइट का मतलब क्या है, इसका मतलब समझो। तो उसको कहा कि सुन चिंटू, इस इनफाइनाइट का मतलब लिटरल नहीं लेना। इनफाइनाइट का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि प्रॉपरली इनफाइनाइट ही वायर होगी, क्योंकि वो तो सही बात है चिंटू, क्योंकि इनफाइनाइट वायर होती नहीं है, तो ये टॉपिक यूजलेस है, सेंसलेस है। इनफाइनाइट कहने का मतलब ये है, आपको एक एग्जाम्पल समझ चाहता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ कि लाइक एक बिल्डिंग है, ऊंची है काफ़ी, एक अच्छी खासी हाइट है। उस बिल्डिंग के पास अगर आप जाओगे, ठीक है, उस बिल्डिंग के पास अगर आप जाओगे, ठीक है, ये चिंटू है अपना 3 बाल वाला चिंटू। अब ये इस बिल्डिंग के पास जाएगा, ये इस बिल्डिंग को यहां से देख रहा है। ठीक है, यहां से देख रहा है, तो
ये इसका एंगल ऑफ विजन बन सकता है, इस तरह से देख रहा है। और इसको बिल्डिंग कैसे दिखेगी, कुछ एक हाइट की दिखेगी कि इतनी बड़ी बिल्डिंग है। अब सपोज करो कि जब ये चिंटू इसके पास यहां पहुंच जाएगा, इस पॉइंट पे ये बिल्कुल इसके फुट के पास पहुंच जाएगा, तब उसको मतलब एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के आप कहां पहुंच गए, बिल्कुल फुट के पास पहुंच गए, तो आपको बिल्डिंग को देखने के लिए कैसे करना पड़ेगा, इस तरह से बिल्कुल ऊपर देखना पड़ेगा। तो आपका जो एंगल बनेगा देखने वाला वो ये नियरली कैसा बन जाएगा, ये वाला एंगल नियरली परपेंडिकुलर हो जाएगा। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है। मतलब कि अपैरेंटली आपको ऐसा लगेगा कि बिल्डिंग बहुत बड़ी है, जबकि वो बिल्डिंग आपको पहले जब पीछे थे तो साफ दिख रही थी। जैसे जैसे उसके पास पहुंचे आप, तो पहुंचते पहुंचते क्या हुआ कि आपको वो बिल्डिंग बड़ी लगने लगी और बड़ी लगने लगी। और जैसे ही उसकी फुट के पास पहुंचे तो आपको उसका ऊपर वाला एंड देखने के लिए बिल्कुल ऐसे एंगल कितना करना पड़ रहा है, 90 डिग्री। तो इन्फिनिट का मतलब भी यही है। इन्फिनिट का मतलब ये है कि अगर एक छोटी लेंथ भी है बट उसके बहुत पास कोई पॉइंट लिया जाए, ठीक है, अगर एक सफिशिएंट लेंथ की वायर है, उसके बहुत पास किसी पॉइंट की बात हो रही है, तो उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में वो वायर कैसी है, इन्फिनिट। क्लियर। इन्फिनिट का मतलब यही होता है कि आपको जो ये एंगल हो ना, ये जो एंगल बने देखने के लिए, ऊपर वाला एंड और नीचे वाला एंड, वो एंगल 180 डिग्री बने, उसे कहते हैं इन्फिनिट। समझ में आई बात? शायद आई शायद नहीं आई। कि सिंपल से देखो, अगर ये वायर है, यहां से आप देखोगे तो आपका जो एंगल बनेगा देखने के लिए दोनों को, तो वो कैसा बनेगा, 180 तो नहीं बनने वाला। ये 180 कब बन सकता है, जब ये बहुत दूर तक जाए, है ना, तब जाके ये बढ़ता बढ़ता इधर मैक्सिमम हो जाएगा, और इधर बढ़ता बढ़ता बहुत दूर तक जाए तो इधर ये एंगल क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है इन्फिनिट वायर का। अगर आपको लिखा हुआ दिख रहा है इन्फिनिट वायर, इट डजंट मीन कि आप सचमुच इन्फिनिट वायर के लिए कैलकुलेशन कर सकते हो। ऐसा हमारे बस में नहीं है, क्योंकि वायर इन्फिनिट है। इन्फिनिट मतलब हम उसके बारे में जानते ही नहीं है। जब जानते नहीं है तो बात कहाँ से कर लेंगे। क्लियर। तो ये तो हमारी हेडिंग के अंदर की जानकारी होगी। ये बात बस तुम्हारे बीच में और मेरे बीच में रहेगी, ना एग्जामिनर को बतानी, ना टीचर को बतानी, ना कॉपी में बतानी, ना किसी एक दूसरे को बतानी, है ना। अब स्टार्ट करते हैं हम। एक्चुअली में यही चीजें हैं जो हमारे सेशन को लंबा कर देती है। अभी तक हमने पहला एप्लीकेशन भी स्टार्ट नहीं किया, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नियर इन्फिनिट लॉन्ग चार्ज्ड वायर। इन्फिनिट वायर होती है, अब चिंटू का डाउट खत्म हो गया, और आपका भी शायद बनकर खत्म हो गया हो तो खत्म हो गया होगा, नहीं तो शायद एक प्लस पॉइंट मिल गया होगा, है ना। तो इन्फिनिट लॉन्ग चार्ज्ड वायर बना ली हमने, एक पॉइंट ले लिया हमने। अब हमारा टारगेट है कि वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन अपने को करनी है, ठीक है। बट ये भी है कि हम ये गोज लॉ के एप्लीकेशन में कर रहे हैं, तो अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करना है, विद द हेल्प ऑफ गोज लॉ करना है। क्लियर, ठीक है। अब जो गोज लॉ है, गोज लॉ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गोज लॉ आपको बताया था कहां लगता है, गोजियन सरफेस में लगता है ना। तो आपको इसके आसपास एक गोजियन सरफेस मानना पड़ेगा। तो वो मैं आपकी हेल्प कर देता हूं कि यहां पे जो गोजियन सरफेस बनेगा वो क्या बनेगा, एक इस तरफ आर है, इसी इधर भी आर डिस्टेंस पे लगभग हम इधर भी एक लाइन देखें, और सीधी नहीं बलती, जल्दी से लाइन है ये, फिर टेढ़ी होगी ये, और ये यहां तक। फॉर एन एग्जाम्पल इधर इतना आर है, तो ये जो एक सिलेंड्रिकल सी शेप बनेगी, एक क्लोज्ड सिलेंडर, एक क्लोज्ड सिलेंडर, ये हमारा बनने वाला है गॉसियन सरफेस। ये हमारा बनने वाला है गॉसियन सरफेस, ठीक है। इसमें वो तीनों क्वालिटी मिलेगी आपको। क्या क्या, कि ये क्लोज्ड है, ये सिमेट्रिक है, और आप देखो कि इसके बिल्कुल सेंटर ऑफ एक्सिस से, सिलेंडर के जो बिल्कुल सेंटर ऑफ एक्सिस है उसमें से ये वायर जारी होगी, तो उससे सभी पॉइंट लाइंग ऑन द सेंटर, लाइंग ऑन द सिलेंडर एक ही डिस्टेंस पे होंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू सेम करने के लिए आपको क्या चाहिए, डिस्टेंस तो सेम चाहिए। क्लियर, समझ में आई बात। तो ये गॉसियन सरफेस हमारा बन गया। अब ये भी है कि आपको एग्जाम में मार्क्स चाहिए तो लिख करके आनी पड़ेगी थ्योरी। तो देखो थ्योरी में आप क्या लिखोगे, वही कंसीडर करने वाली चीज़ है ना। लेट अस कंसीडर एंड इन्फिनिट लॉन्ग चार्ज्ड वायर।
वहाँ पे ज्ञान नहीं डाल के आना अपना कि आपने इन्फाइनाइट के बारे में समझाने लग जाओ, नहीं। वहाँ पे इन्फाइनाइट का मतलब लिटरली लिख के आओ कि लेट अस कंसीडर एन इन्फाइनाइट लेंथ इन्फाइनाइट लॉन्ग चार्ज्ड वायर हैविंग चार्ज डेंसिटी लैम्डा। अब इसके पास चार्ज है तो इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन भी तो होगी हमें। ये इंफॉर्मेशन है कि इसके पास कितना चार्ज है, चार्ज डेंसिटी है इसकी लैम्डा, ठीक है। लैम्डा का मतलब क्या होता है आपको याद होगा, लैम्डा मीन्स होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्योंकि ये तो इन्फाइनाइट लेंथ है तो इसकी लेंथ तो लिख नहीं सकते अपने। आपको बताया था कि किस तरह से आप चार्ज डेंसिटी निकाल सकते हो, डी क्यू बाई डी एल करके भी निकाल सकते हो कि किसी एक छोटे से पोर्शन की लेंथ और उसकी चार्ज से आप लैम्डा निकाल सकते हो अगर एक वायर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है तब भी, ठीक है। Let us consider an infinite long charged wire having charge density lambda. Now consider a point P at a distance r from this wire. Okay. Now फिर आप पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हो, Now we create a Gaussian surface as shown in the diagram. एक Gaussian surface हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, क्लियर। अब स्टार्ट करते हैं बात Now according to Gauss law, माने कि ये सारी बातें हमने बोल करके कर ली, आप लिख करके कर लेना। अब इसके बाद में अपने क्या करेंगे, इसके बाद में अपने करने वाले हैं कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ये लिख देता हूं मैं, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। गॉस अंकल ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई फाई जो कि हमारे लिए क्या है, चलो पहले फाई लिख देते हैं, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसा होता है। इस फाई को मैं आज क्या लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये लिख दिया मैंने। अब ये वाली फॉर्म क्या है आपको शायद पहचान में आ रही है ना, 99% तो आ रही होगी, फिर भी मैं थोड़ा सा बताऊं इसके बारे में। तो आपको पता है कि फ्लक्स इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। अगर हम छोटे से पोर्शन के लिए निकाल के बड़े पोर्शन के लिए इंटीग्रेट करके वैसे टोटल फ्लक्स निकालना चाहते हैं तो हमारे पास क्या टेक्निक है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर का इंटीग्रेशन, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस सरफेस को अलग अलग एरियाज में डिवाइड कर लेंगे। और आपको पता है सिलेंडर को तो बेसिकली अपने बहुत इजीली 3 एरिया में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ये इसका कर्व सरफेस एरिया, जो ये सिलेंडर बन रहा है ना, अगर यहाँ से वायर जा रही है इसके आसपास यहाँ सिलेंडर बन रहा है, तो एक तो ये वाला एरिया जिसको आप सी एस से बोलते हो, कर्व सरफेस एरिया, है ना। एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, 2 इसके सर्कुलर कैप, है ना। एक ये वाला, आप इसको लेबल कर दो भली, आप इसको फर्स्ट कह रहे हो, इसको आप सेकंड कह रहे हो और इसको आप थर्ड कह रहे हो। तो एक्चुअली में अगर आपने 3 एरिया ले लिए तो ये इंटीग्रेशन भी 3 में टूट जाएगा। तो ये स्टेप अच्छा है, आप ध्यान से देखना इसको। ये फर्स्ट ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन सेकंड ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन थर्ड के लिए ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू टोटल चार्ज, ठीक है, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया, क्लियर हुई बात। अब इसके बाद आगे देखें हम, ये 3 आ गए हमारे पास। अब जब इसको खोलेंगे, देखो ये डॉट है, ये डॉट कौन सा वाला, वो वेक्टर वाला डॉट है ना, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन वाला नहीं है। अब जब ये डॉट खुलेगा तो क्या लगेगा, कोस लगेगा। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा, थर्ड इंपॉर्टेंट काम, कि इन तीनों जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में कैसा एंगल है। तो अगर आप इसकी बात करो, नीचे से स्टार्ट कर लेते हैं, इसकी बात करो तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ पे होगा, नीचे की तरफ, है ना। सपोज यहाँ पे अपने एक पॉइंट ले लेते हैं, तो एरिया वेक्टर कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ। तो एंगल कितना हो गया, 90। एंगल अगर 90 तो कोस 90 क्या हो जाएगा, कोस 90 इज इक्वल टू 0। तो जो ये थर्ड वाला आया, थर्ड वाले के लिए अगर अपन कहें तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो कोस थीटा इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब अगर यहाँ पे ऐसा है तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। यहाँ पे एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा, ऊपर ही जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगा, इधर खड़े होकर देखोगे तो इस तरफ, उधर खड़े होकर देखोगे तो उस तरफ, ठीक है। सपोज यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा, इस तरफ, और एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ। एंगल कितना, 90 है तो कोस 90 0। तो हमारा जो ये सेकंड एरिया है, इसके लिए भी क्या बात बनी,
इसके लिए भी यही बात बनी कि थीटा तो है 90 और कोस ऑफ थीटा बन गया 0। ओके, अब बचा फर्स्ट के लिए आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इसको हटाते हैं यहां से, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां है, इस तरफ, और एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर आपको किसका लेना पड़ेगा, आप छोटे छोटे एलिमेंट्स लोगे ना, यहां पे एरिया वेक्टर कैसे लोगे, जैसे यहां पे भी छोटा सा एलिमेंट ही लेंगे, बट यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आपको पता लग रहा था ये कैप है, इससे एरिया वेक्टर ऊपर आएगा, ये इस तरह नीचे से कैप है, इसका एरिया वेक्टर नीचे की तरफ आएगा। अब ये तो इस तरह से है ना, कर्व्ड है, हर किसी का एरिया वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में होगा। सपोज आपने यहाँ पे एक हल्का सा पैच लिया है ना, हल्का सा एरिया ले लिया आपने, कौन सा एरिया, ये वो DA वाला एरिया, DA छोटा एरिया, फ्रैक्शनल एरिया ले लिया। अब इसका एरिया वेक्टर कहाँ पे होगा, सामने की तरफ। आप इमेजिन करो कि एक सिलेंडर है ना, ऐसे इस तरह से एक सिलेंडर है, उसके अंदर सामने की तरफ छोटा सा पैच लिया हमने, बिल्कुल छोटा सा पैच, तो उसका एरिया वेक्टर कहाँ पे होगा, इस तरफ ही होगा। तो एरिया वेक्टर भी सामने, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सामने, तो यहाँ पे थीटा कितना, यहाँ पे थीटा 0 डिग्री। अगर थीटा 0 डिग्री तो कोस थीटा, हाँ कोस थीटा 1, तो कोस थीटा इस केस में हो जाएगा 1। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड कोस थीटा इज इक्वल टू 1। इट मीन्स ये दोनों तो चले जाएंगे, क्योंकि कोस थीटा 0 तो ये भी 0, कोस थीटा 0 तो ये भी 0, कोस थीटा 1, तो यहाँ पे क्या बचने वाला है, नेक्स्ट स्टेप अगर लिखें अपने, तो उसमें सिर्फ बचेंगे ये भाई साहब, कौन से, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट, और ये खुल जाएगा, ये बनेगा EDA। अब वेक्टर चलेंगे, इनके मैग्नीट्यूड आगे, और साथ में लिखा जाएगा कोस थीटा, जो कि हो गया 1 इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब आप क्या करेंगे आगे कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल लेते हैं, कांस्टेंट है, क्योंकि इस पूरे फर्स्ट एरिया में हमने बात करी थी ना कि सभी के लिए वायर एक सेंटर का काम कर रही है और सभी के सभी में इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया बाहर, है ना, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, ये तो हमें निकालना ही है, यही तो हमारा टारगेट है। तो E आ गया बाहर, तो इंटीग्रेशन के अंदर कौन बचा रह गया, इंटीग्रेशन के अंदर बचा रह गया एरिया। ठीक है, यहां भी थोड़ी सी तैयारियां कर लें। ये जो टोटल चार्ज है, इस चार्ज को, क्योंकि देखो हमें जो क्वांटिटी दी होगी ना, वो दी होगी चार्ज डेंसिटी, तो आप टोटल चार्ज को किसकी फॉर्म में लिख सकते हो, आप लिख सकते हो उसके किसकी फॉर्म में, अभी भी बताया था आपको कि चार्ज अपॉन लेंथ या फ्रैक्शनल चार्ज अपॉन फ्रैक्शनल लेंथ, इस तरह से लिखा जा सकता है। तो आप इस चार्ज को लिख सकते हो, देखो चार्ज को क्या लिख सकते हो, लैम्डा टाइम्स लेंथ, लैम्डा टाइम्स लेंथ अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो पढ़ा ही है। ठीक है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो पढ़ा ही है। अब जब आप एरिया देखोगे तो एरिया कौन सा है हमारे पास, एरिया है सिर्फ CSA, कर्व सरफेस एरिया, और आपको कर्व सरफेस एरिया पता है कितना होता है, 2πr_l, है ना। अगर इसकी हाइट हमने L ले रखी हो, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा, है ना, ये दो जगह पे यूज हो रही है L। अगर इसकी हाइट आपने L ले रखी हो, तो हमारे पास जो चार्ज काम का है इस सरफेस के अंदर, वो कौन सा है, लैम्डा टाइम्स L के लिए है। और इस एरिया की जो ये CSA वाला एरिया, यहाँ पे देख नहीं सकता ना, यहाँ पे 2D है, जो ये वाला CSA वाला एरिया है, इस एरिया की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2πr_l इज इक्वल टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो L से L कट जाएगा, और आपके पास थोड़ी सी जगह बना लेते हैं अपने यहाँ पे। ठीक है, हमारे पास क्या बचेगा, इस सारे को उधर भेज देते हैं, तो ये बना E इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो पहले ही पढ़ा ही था, ये 2πr और नीचे आ जाएगा, 2πr एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमारे पास एक फॉर्म आ गई। ओके, बट इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो थोड़ी और आसान फॉर्म हमारे पास आ सकती है। देखो नीचे 2π एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, आपने को ये पता है 4π एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, k कहते हैं, है ना। अगर आपने 2 का मल्टीप्लाई ऊपर और 2 का मल्टीप्लाई नीचे कर दें, तो ऊपर तो बन जाएगा 2 लैम्डा, नीचे बन जाएगा 4π एप्सिलॉन नॉट, है ना, साथ में पड़ा है r। और ये देखो कि 1/4π एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या कहते हैं, k इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो इस सारे को 1/4π एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या कह सकते हैं, k, तो ये बन जाएगा 2k लैम्डा अपॉन r, है ना, ये बनेगा 2k लैम्डा अपॉन r। तो ये हमारे पास आई थिंक थोड़ी आसान फॉर्म आ गई याद करने के लिए कि 2k लैम्डा बाय r। तो
अभी तक हमें किसी इक्वेशन को मार्क करने की ज़रूरत तो पड़ी नहीं थी, इसी को मार्क कर देते हैं अपने इक्वेशन नंबर 1 कि इक्वेशन 1, आप फिर उसके बाद लैंग्वेज लिखोगे हमेशा की तरह के कि भाई इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फिनिट लॉन्ग चार्ज्ड वायर एट अ पॉइंट सिचुएटेड r डिस्टेंस अवे फ्रॉम द वायर। ओके, अब इसके बाद थोड़ी सी और चर्चा की जा सकती है। पहले तो एक एक फ्रेम आपके लिए छोड़ दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट करने में इजी हो जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा सा इरेज करूं यहाँ पे, ये लो इतना इतना कर देते हैं। तो अब देखो यहाँ पे अपने ना कुछ एक ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया ना वो आया है हमारे पास 2k लैम्डा बाय r। तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। दो रिजल्ट निकल रहे हैं यहां से, और दूसरा निकल रहा है कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, जो कि एक कॉमन सेंस वाला ऑब्जर्वेशन भी है हमारे लिए कि भाई अगर चार्ज डेंसिटी बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और डिस्टेंस जितना दूर लेके जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी घटेगी, है ना। और आप इस पे छोटे छोटे ग्राफ भी बना सकते हो। इसके लिए ग्राफ कैसा आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इन दोनों के लिए ग्राफ कैसा आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला। क्लियर। तो ये कई बार एक एक नंबर में ग्राफ भी पूछ लेता है आपसे, ये डिपेंडेंस भी पूछ सकता है, डायरेक्टली न्यूमेरिकल भी आ सकता है, डेरिवेशन तो आ ही सकता है। क्लियर। तो ये हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन खत्म हो गई है। अब बढ़ते हैं अपने, नाउ मूविंग अहेड ऑन द सेकंड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर। ओके, एक स्फीयर है, सपोज मेटल का एक स्फीयर बना रखा है, होलो है, अंदर से खाली है, और उसके ऊपर कुछ चार्ज दे रखा है। ठीक है, हम इस पे कुछ चार्ज छिड़क देते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, इस तरह से प्लस प्लस बना देते हैं, क्योंकि हमारा फेवरेट जो है वो तो प्लस ही है ना। हमने इस पे पॉजिटिव चार्ज दे दिया। ठीक है, अब ये चार्ज्ड स्फीयर बन गया। अब इस पे कुछ चार्ज है, इसका एक सेंटर है जो कि हमने मार्क कर रखा है O, और हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस स्फीयर की वजह से। ठीक है, एक्चुअली में इसके अंदर भी 3 केस बन सकते हैं। कैसे कि हमें जो पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, अब निकालना तो किसी पॉइंट पे पड़ेगा। अब वो पॉइंट है कहां, वो इस स्फीयर के अंदर है, इस स्फीयर के बाहर है, या इस स्फीयर के सरफेस पे है। तो ये 3 केस बनेंगे। तो हम 1 केस को डिटेल के अंदर आगे डिस्कस करेंगे, और एक समझ लिया तो बाकी सारे बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। पहला केस अपन लेते हैं व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड द स्फीयर, व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड द स्फीयर। ठीक है, बाहर वाले का पहला केस बना करके काम स्टार्ट करते हैं। मींस कि हमने जो पॉइंट लिया है वो हम पॉइंट लेते हैं इससे बाहर, यहां कहीं ले लेते हैं। ठीक है, यहां हमने पॉइंट ले लिया इस स्फीयर का। सपोज करते हैं कि हमने रेडियस मान लिया कितना है, कैपिटल R। कैपिटल R इसका खुद का रेडियस है, कैपिटल R इसका खुद का रेडियस है। ठीक है, और सेंटर से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो हम ले लेते हैं स्मॉल r। ठीक है, डिस्टेंस के लिए हम स्मॉल r का यूज कर लेते हैं, और रेडियस के लिए कैपिटल R का। ठीक है जी, अब आपको क्या करना है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इस पे। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, बट आपको ध्यान रखना है कि ये गोज लॉ की एप्लीकेशन है, तो गोज लॉ के अकॉर्डिंग ही आपने काम करना है। तो आपको एक गोजियन सरफेस बनाना पड़ेगा, जिस सरफेस पे ये P लाई करता हो, तो उसकी हेल्प से अपने यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, है ना। तो ये गलती नहीं करनी कि आप गोजियन सरफेस मिस कर जाओ, भूल जाओ, मत बना के आओ वहां पे, है ना। तो आप क्या करो, अब आपको पता है ये तो एक स्फीयर है, स्फीयर के आसपास एक गोजियन सरफेस कैसा बनेगा, स्फीयर बनेगा। इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात है ही नहीं, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, एक हमने स्फीयर बना लिया, स्फीयर जैसा कुछ। ठीक है, हमने ये स्फीयर यहां पे एक ड्रॉ कर लिया। अब ये जो स्फीयर है, ये स्फीयर हमारा गोजियन सरफेस है ना। आपको मेंशन जरूर करके आना है कि आपका गोजियन सरफेस कौन सा है, उसी से आपको पता लग जाएगा कि आपको नहीं, सॉरी, एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि आपके दिमाग में ये बातें चल रही थी, आपने कंसीडर किया है गोजियन सरफेस वाली बात को। फिर आपको वो कंसीडर करने वाली बातें लिखनी होती है ना, कि आप क्या लिखोगे, लेट अस कंसीडर अ चार्ज्ड होलो कंडक्टिंग स्फीयर
हैविंग रेडियस कैपिटल आर एंड अब इस पे क्या होगा, इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी हो सकती है ना, इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी हो सकती है और क्योंकि इसका रेडियस भी है तो इस पे कुछ चार्ज भी बताया जा सकता है। क्या कह रहा हूं मैं, देखो लास्ट टाइम वायर इन्फिनाइट थी क्योंकि चार्ज थी, चार्ज हमें गिवन है तो चार्ज भी तो गिवन ही होगा ना, पर वो इन्फिनाइट थी तो उसके अंदर चार्ज और लेंथ बताने की बजाय वहां पे क्या ज़्यादा सुटेबल चीज़ है, चार्ज डेंसिटी या फिर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। यहाँ पे जब यहाँ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे चार्ज भी बताया जा सकता है क्योंकि इसका एरिया कैलकुलेटेबल है और इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी भी बताई जा सकती है। फॉर एन एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि चार्ज डेंसिटी ही बता रखी है, कितनी है, सिग्मा। ओके, तो हम कहते हैं कि लेट अस कंसीडर अ होलो कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर हैविंग चार्ज डेंसिटी सिग्मा वेयर सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, तो 4 पाई आर स्क्वायर। आप मानो कि इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ कंसीडर अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। सेकेंड बात हमने लिखी। फिर थर्ड थिंग हमें क्या लिखनी पड़ेगी, नाउ वी कंसीडर अ गॉसियन सरफेस दैट इज अ स्फीयर पासिंग थ्रू द पॉइंट P एज शोन इन द डायग्राम। हमने एक स्फीयर लिया, P में से पास हो रहा था जो कि डायग्राम में दिखाया जा रहा है, हमने दिखा दिया। अब आगे चलते हैं, अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, है ना, जैसे लास्ट में लिखा था अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। गॉस का लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि भाई जो फाई होता है वो होता है टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसके इक्वल होता है। जब भी आप लॉ लिखो इसको आप बॉक्स में जरूर कर दो। फिर आप इसकी मॉडिफाइड फॉर्म में क्या कह सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यहां पे देखो सिग्मा क्यू यानी कि टोटल चार्ज, एक्चुअली हमने टोटल चार्ज लिया है कितना है, क्यू के इक्वल लिया है, तो सिग्मा क्यू माने क्यू ही होगा, इसलिए मैं इस सिग्मा क्यू को हटा देता हूं। ठीक है, ये तो एक सिंबल है और इस पर हमने चार्ज लिया ही क्यू है तो हम इसको क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। अब आपको देखना पड़ेगा कि इसके अंदर एरिया कितना है। जैसे लास्ट टाइम 3 में डिवाइड किया था, अभी तो पूरा ही एक क्या बन गया, रेडियल सरफेस है ना, इसको और किस में डिवाइड करने की जरूरत तो है नहीं। ये जस्ट उसी तरह से जाएगा जैसे अपन ने गॉस लॉ प्रूफ किया था। हमें यहाँ पे एक छोटा सा पैच मानना पड़ेगा, सर्कुलर पैच, जिसका एरिया कितना होगा, डी ए एरिया होगा। अब आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू होगी या जो डायरेक्शन होगी वो भी डायरेक्टली आउटवर्ड होगी और एरिया वेक्टर इसकी डायरेक्शन भी कहाँ होगी, आउटवर्ड। पॉइंट P का नोटेशन यहाँ लिख देते हैं, एरिया वेक्टर भी बाहर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी बाहर। एक और चीज आपको ध्यान देनी चाहिए यहाँ पे कि जब कभी भी कोई पॉइंट इस स्फीयर के बाहर होगा, तो हम मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको कि ये अगर एक स्फीयर है, ये एक चार्ज्ड स्फीयर है और इसके सेंटर से कोई पॉइंट बाहर है, यहाँ पे कोई पॉइंट है। ठीक है, इस तरह की रियल सिचुएशन है, बट आप इसको एज्यूम कैसे करोगे कि आपको ये सिचुएशन कैसे दिख रही है। आप इसको सॉल्व करने के लिए सिचुएशन ऐसे लेकर के चलोगे कि पूरे स्फीयर पे अगर 10 कूलम चार्ज है तो आप मान के चलोगे कि सारा का सारा 10 कूलम चार्ज कहाँ है, सेंटर पे है। आप इस सिचुएशन को माइंड के अंदर इस तरह से क्रिएट कर लोगे ताकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, उसकी डायरेक्शन इजीली निकाल पाओ। समझ पा रहे हो कि what we have to do, we have to consider that all the charge that lies on the surface is concentrated on the center। सिर्फ सेंटर पे आकर वो कंसंट्रेट हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखो कि बहुत सारा चार्ज ऐसा है जो इस सेंटर से पहले भी आ जाएगा, उसका डिस्टेंस इस कैपिटल आर से छोटा है, इतने डिस्टेंस पे है ना काफी सारा चार्ज, और कुछ उससे थोड़ा थोड़ा दूर भी जाता जा रहा है और कुछ काफी दूर भी है। इट मीन्स एवरेज लोगे तो सबका डिस्टेंस कितना आएगा, आर ही आएगा, ये वाला आर। ठीक है, सब ऐसा माना जा सकता है कि सारे के सारे सेंटर पे, क्योंकि कुछ सेंटर से एक चार्ज मान लो सेंटर से जितना आगे उतना ही एक चार्ज सेंटर से पीछे, ये वाला चार्ज सेंटर से जितना आगे है ये वाला चार्ज सेंटर से उतना ही पीछे है। समझ रहे हो, एक रेडियल सिमेट्री है। तो ये आपको दिमाग में बात रखनी है कि आपको ये सिचुएशन अगर दी है तो इसको ये सिचुएशन मानकर ही सॉल्व करना है। और क्यों मान के सॉल्व करना, उसका मैंने आपको रीजन दे दिया।
ऐसे ही नहीं, विद रीजन हम ऐसा करेंगे। ओके, अब अपने देखें तो ई वेक्टर और ए वेक्टर में एंगल कितना आ गया 0, तो यहां पे तो पूरा ढंग से लिख सकते हैं अपन, इसको लिख देते हैं ई डी ए कोस ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये कोस 0 क्या हो जाएगा 1, ये तो चला गया। इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सिमेट्रिक है ना, तो ये कांस्टेंट है, मतलब ये बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ गया, वो 1 हो गया, तो इंटीग्रेशन में बचा सिर्फ डी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस पे तो कुछ खास है ही नहीं, देखो एरिया क्या होता है इसका 4 पाई आर स्क्वायर, पता आपने को है ना, ये लो ये लिखा था अभी भी, तो 4 पाई आर स्क्वायर इसका एरिया होता है, ये हो गया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको उधर भेज देंगे है ना, क्योंकि हमें तो ई चाहिए, ई को कल्ला कर लेंगे, ये हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया है ना। और अब देखो इसके अंदर ये बड़ा फेमस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जोड़ी बन रही है डिनोमिनेटर में, तो इसकी जोड़ी को आप क्या लिख सकते हो, इसकी जोड़ी को आप लिख सकते हो के, है ना, पता आपने को। और जाना हुआ पहचाना हुआ एक्सप्रेशन हमारे सामने आ जाएगा, इस डिनोमिनेटर वाली जोड़ी को अपन लिख देंगे के, उसके अलावा ऊपर बचा क्यू और नीचे बचा आर स्क्वायर। क्या यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? अच्छा, अब एक गलती होगी यहाँ पे क्या गलती हुई कि मैंने इसको कैपिटल आर लिख दिया, कि ये कैपिटल आर लिख दिया, बट ये कैपिटल आर नहीं आएगा, क्योंकि हमें गॉसियन सरफेस की बात करनी है ना। गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज तो इतना ही जितना स्फीयर पे है, बट इस गॉसियन सरफेस का जो चार्ज है, सॉरी एरिया है, वो कितना है, स्मॉल आर लेना पड़ेगा उसके लिए मुझे, ठीक है। तो स्मॉल आर कर देता हूं मैं, इधर भी और इधर भी, है ना। और देखो कितने इजी एक्सप्रेशंस हैं कि अगर आपकी कोई मिस्टेक भी होगी ना, तो एक्सप्रेशन अपने आप बोल के बता देगा आपको कि आपकी मिस्टेक हो रखी है। ये देखो वही एक्सप्रेशन है जो हमने निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर, क्योंकि इस होलो चार्ज को अपने को मानने का पड़ा था, एक पॉइंट चार्ज तो मानना पड़ा था, तो उसका एक्सप्रेशन कैसा आएगा, वैसा ही तो आएगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ये हमारा फर्स्ट केस का, अच्छा सेकेंड इक्वेशन है। फर्स्ट केस की सेकेंड इक्वेशन के अंदर हमारा इसका डिजायर्ड रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो मैं इसको यहां लिख देता हूं, हमारे पास ई आ गया, ई आउटसाइड आ गया, कितना, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, ये आया, ठीक है। अब इस सारे को इरेज कर देते हैं, और अगर आप इसको सिग्मा की टर्म में लिखना चाहो तो सिग्मा की टर्म में भी लिख सकते हो। जैसे अपन ने क्या किया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक साथ कर लिया था, है ना। एक और चीज मैं आपको बताऊं कि इसको अपन ने क्या किया था, देखो हमारे पास ऊपर क्यू था, नीचे बना था 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो आप अगर ये देखो तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी जैसा कुछ बन रहा है, बट ये सरफेस चार्ज डेंसिटी अभी सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि अभी ये हमारे स्फीयर को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। बट इन नेक्स्ट एक्सप्रेशन ये कैसा बन जाएगा, सिग्मा की फॉर्म ही ले लेगा, ठीक है। सो दिमाग में रखो इस चीज को, और देखना सेकंड एक्सप्रेशन में हम इसकी ऐसी फॉर्म तो लिखेंगे ही, एक और फॉर्म लिखेंगे। पहले तो सेकंड पॉइंट डालते हैं। सेकंड पॉइंट हम क्या लेंगे, सेकंड पॉइंट हम लेंगे कि व्हेन पॉइंट इज ऑन द स्फीयर, पॉइंट इज ऑन द स्फीयर, अगर स्फीयर के ऊपर होगा पॉइंट, तो अभी हमने डिस्कस किया था जैसे कि अगर एक स्फीयर ऐसा है, उससे कुछ डिस्टेंस पे यहां पे एक पॉइंट ले रखा हमने, तो हमें क्या करना पड़ा था, इस स्फीयर को एक पॉइंट मान करके चलना पड़ा था, है ना। यहीं पे सारा चार्ज कंसंट्रेटेड है। अब सेम यही बात कर रहे हैं कि अगर एक स्फीयर है, उसके ऊपर यहां कोई पॉइंट है, उसके ऊपर यहां कोई पॉइंट है, तब भी आपको क्या मान करके चलना पड़ेगा कि सारा का सारा चार्ज कहां कंसंट्रेटेड है, सेंटर पे ही कंसंट्रेटेड है, क्योंकि इससे कई चार्जेस जितना पास हैं, कई चार्जेस उतना ही दूर हैं। तो वापस आपको क्या मानना पड़ेगा, आपको मानना यही पड़ेगा कि टोटल चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। इट मीन्स आपको कुछ भी खास नहीं करना, आपको जस्ट क्या करना है, ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 थी ना, यू हैव टू रिप्लेस स्मॉल आर विद कैपिटल आर। स्मॉल आर हटाओ, कैपिटल आर लगाओ, काम खत्म। यू हैव टू जस्ट रिप्लेस स्मॉल आर इन इक्वेशन 2 बाय कैपिटल आर।
और आपको मिल जाएगा ई ऑन द सरफेस कितना मिल जाएगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कह सकते हो। और मैंने आपको कहा था कि एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे अगर अपने इस के को खोलें तो एक और काफ़ी अच्छी यूजफुल फॉर्म बन सकती है, ई ऑन क्या बनेगी ये, इसको अगर आप लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो ये देखो इस एप्सिलॉन को अगर आप पटा दो तो ये टोटल चार्ज अपॉन टोटल सरफेस एरिया बन गया, है ना। तो क्या बना ये बना सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास इसका दूसरा एक्सप्रेशन सिग्मा की फॉर्म में। ठीक है, तो अब अपने चलते हैं, इसको रब कर देता हूं मैं और इसके अब दोनों रिजल्ट लिख देता हूं। सिर्फ क्या रिजल्ट आया इसका एक रिजल्ट तो आया के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ये तो अपने को याद ही है। एक आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। और ये कौन सी इक्वेशन है, ये इक्वेशन है 3 और 4, दोनों इक्वेशन मिलाकर, ये वाली 3 ये वाली 4, है ना। अब थर्ड केस और हमारा ये टॉपिक खत्म, ये वाली सेकंड वाला टॉपिक सिर्फ, है ना। व्हेन पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल, व्हेन पॉइंट इज इनसाइड द स्फीयर, तो जब पॉइंट अंदर हो, अब अंदर हो तो क्या करेंगे, देखो अब इस सिचुएशन को ढंग से समझना, यहां पे गलती हो जाती है। अगर ये देखो ये रहा चार्ज्ड स्फीयर और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, ठीक है। यहां पे हमारे पास सेंटर है ओ, अब इससे कोई स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल आर ले लिया अपन ने पॉइंट पी, डिस्टेंस या रेडियस इसका कैपिटल आर है ही। अब आप क्या करोगे, आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, बट किसकी हेल्प से, गॉस की हेल्प से। अब गॉस की हेल्प से जब आप निकालोगे तब को क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस मानना पड़ेगा, मतलब ये छोटा सा स्फीयर आपको इमेजिन करना पड़ेगा, है ना। और फिर आपको देखना पड़ेगा कि इस स्फीयर के अंदर जो फ्लक्स की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन दिस गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय द एप्सिलॉन नॉट, यही होगी, जिसको आप बाद में क्या कह देते हो, आप कह देते हो कि ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये कह देते हैं अपन, है ना। अब आप देखो कि क्या इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है, नहीं है, इसके तो बाहर चार्ज है, मतलब टोटल चार्ज एनक्लोज, जो मैंने आपको बताया था गॉस लॉ में कि एनक्लोज्ड वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसकी इंपॉर्टेंस यहाँ दिखेगी आपको। इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, अगर कोई चार्ज नहीं है तो ये क्यू एनक्लोज्ड क्या हो गया, 0। अगर ये 0 तो 0 अपॉन समथिंग 0, इट मीन्स ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर क्या आएगा, 0। एरिया तो इसका 0 नहीं है, एरिया तो इसका 0 नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, 0 आ गया। और ये बहुत 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 काम की चीज है। क्या काम की चीज मिली आपको, यहां पे आपको मिला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ होलो कंडक्टर इज 0। अगर उस पे देखो, अगर किसी कंडक्टर पे चार्ज ही ना हो, अगर किसी कंडक्टर पे चार्ज ही ना हो तो बाहर भी फील्ड 0 होगा, सरफेस पे भी 0 होगा, अंदर भी 0 होगा। पर अगर उस पे चार्ज आ भी गया तो भी बाहर कुछ फील्ड है, ऊपर कुछ ज्यादा फील्ड है और अंदर फिर भी फील्ड 0 है। इसे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम से बुलाते हैं, इसको मैं हटा रहा हूं, इसको हम बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम से बुलाते हैं। पहले मैं इसका एक्सप्रेशन लिख दूं कि E इनसाइड इज इक्वल टू 0, है ना, 0 है ये इक्वेशन नंबर 5। और वो जो नाम है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको क्या बोलते हैं अपने, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, तो अब आपको ये सीखना है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या चीज है ये, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या चीज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्ज, शील्डिंग मतलब बचाना, तो चार्ज से बचा सकता है ये वाला कॉन्सेप्ट कि अगर आप किसी होलो कंडक्टर के अंदर बैठे हो तो आपका चार्ज कुछ नहीं कर सकता, है ना। इस तरह से आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा कि जब लाइटनिंग होती है ना, बिजली गिरती है आसमान से, तो अगर आप किसी ड्राइविंग कर रहे हो, कार में जा रहे हो, तो आपको कार के अंदर ही रहना चाहिए,
ग्लास व्लास बंद करके कार के अंदर रहना चाहिए, क्योंकि कार आपका क्या बन गया, एक कंडक्टर बन गया। अब उस पर अगर बिजली गिरेगी भी, चार्ज इंड्यूस भी होगा, तो भी आप तक चार्ज नहीं पहुंचने वाला, है ना, समझ में यही बात। तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। और इसकी हेल्प से हम बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारी जगह इसका यूज लेते हैं। लाइक जो सेंसिटिव मीटर्स होते हैं ना, गैल्वेनोमीटर्स हो गए, एमीटर्स हो गए, या और भी जो भी सेंसिबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिन पे कुछ चार्ज का इफेक्ट पड़ सकता है, जिससे खराब हो सकते हैं वो, तो उनको कहाँ रखते हैं अपने किसी भी बॉक्स के अंदर जो कि मेटल का बना हो, किसी वुड का, प्लास्टिक का, इस तरह का बॉक्स ना हो, ठीक है, मेटल का बॉक्स हो, इसलिए उसमें रखते हैं। जैसे लैब वगैरह में आपने कई बार देखा होगा तो ऐसे संदूक टाइप ना किसी भी मेटल से वो बना रखे होते हैं, उसके अंदर रखे होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं क्योंकि पुराने टाइम से चले आ रहे हैं इसलिए उसमें रखा हुआ है, नए टाइम में हम लकड़ी या प्लास्टिक का बनाते नहीं, वो यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के लिए। और मेनली जो भी केसेस बनाए जाते हैं इनके, वो मेटल के ही बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का। बाकी आपने 3 केस पढ़े कि बाहर KQ/R², अंदर KQ/R²। और देखो क्योंकि कैपिटल R छोटा है और ये डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में क्वांटिटी छोटी होगी, इट मीन्स ओवरऑल क्वांटिटी बढ़ गई, और अंदर आके तो 0 ही होगी। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ भी बनाया जाता है जो कि अपने बना रहे हैं हम। तो आप ध्यान से इस ग्राफ को समझो, और ये जब भी टॉपिक आए आपको ग्राफ बनाकर आना, नहीं तो इनकम्प्लीट आएगी। आपने क्या देखा कि अगर आप सेंटर पे खड़े हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। सेंटर जब तक आप सरफेस पे नहीं पहुंचते तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहने वाला है, 0 ही रहने वाला है। ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये E को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये 0 है। तो आपने क्या देखा, अगर आपका डिस्टेंस 0 है, 0 से लेकर के जब तक आपका डिस्टेंस R नहीं होता तब तक आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, 0 ही रहेगी, है ना। कब तक, इसके रेडियस तक आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, 0 ही रहेगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 रहेगी मतलब यहां भी रह सकती है, यहां भी रह सकती है। बट आगे देखें तो उसके बाद यहां पे सरफेस पे आते क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, और उसके बाद धीरे 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 घटनी स्टार्ट होगी। मतलब कि R तक तो ये क्या रहने वाली है, 0। उसके बाद में एकदम से ये मैक्सिमम हो जाएगी, उसके बाद क्या हो जाएगी, ये मैक्सिमम। मीन्स ये ग्राफ इस तरह से चलेगा, 0 0 0 0 0, एकदम से मैक्सिमम, और फिर उसके बाद में ये डिक्रीज होती चली जाएगी एक्सपोनेंशियली। क्लियर। सिमिलरली यहां पे होगा, अगर आप इससे इस तरफ आए होते हैं, इस तरफ आए होते तो फिर ये काम कहां स्टार्ट होता, इधर वाले रेडियस की तरफ, क्योंकि हम एक्सिस पे हैं तो हमें इसको -R कहना पड़ेगा। तो आपको क्या दिखेगा कि यहां पे पहले क्या होगा, ये मतलब इस तरह से चल रहा है ना ग्राफ, 0 0 0 0 0 0 0, फिर अचानक से एकदम से वैल्यू जो है वो राइज करेगी और डिक्रीज करती हुई आगे चली जाएगी। इस तरह से जा रहा है ग्राफ। तो ये वैल्यूज यहाँ पे हैं ऐसे, और एकदम से राइज करके चला जाएगा। ये वैल्यू कितनी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 वाला रीजन है, शील्डिंग वाला। ये E मैक्स वाला रीजन है, जिसमें हमारे पास क्या था, σ/ε0, है ना। और उसके बाद ये वाला जो सारा रीजन है, ये नॉर्मल E वाला है, जो क्या था, KQ/R², यानी यहाँ पे भी KQ/R²। ठीक है। तो बड़ी अच्छी शानदार शेप आ रही है, 2 झूले लगे हुए बच्चों के इस तरह से जाने के लिए, और ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्लियर। तो काफ़ी इजी टॉपिक है ये, और काफ़ी अच्छा भी है। होपफुली आपको समझ में आया। अब बढ़ते हैं हम इस चैप्टर में कुछ आगे। अब स्टार्ट करते हैं थर्ड एप्लीकेशन, जो कि है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फानाइट चार्ज्ड शीट। अब वापस से देखो इन्फानाइट वर्ड आ रहा है, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि इन्फानाइट का मीन्स क्या है ना। अब इस पर टाइम वेस्ट नहीं करता अपन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फानाइट चार्ज शीट एक शीट है जो कि डायग्राम में दिखाने के लिए बहुत इन्फिनिटी तक फैली हुई है, इस तरह से दिखाया अपन ने, और ये चार्ज्ड भी है। ठीक है, मतलब इस पर काफ़ी सारा अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज हमने दे रखा है। हमारा फेवरेट चार्ज पॉजिटिव चार्ज है ना, तो हमने इस पर काफ़ी सारा चार्ज दे दिया। अब आपको क्या करना है, इस शीट की वजह से किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। काम तो यही करना है हर किसी के अंदर। तो आपने क्या किया, ये शीट इस तरह से रखी हुई है। ठीक है, अब मान के चलो कि इस तरह से ऐसे शीट रखी हुई है। कैसे लें अपने, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ना। इस तरह से एक पेपर लिया होगा, वो पेपर ऐसे रखा हुआ है।
ठीक है। अब इस शीट की वजह से कितना फील्ड है सामने किसी एक पॉइंट पर, वो कैसे निकाला जा सकता है? आपको पहले तो एक पॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा। एक पॉइंट सपोज मैंने यहाँ कंसीडर किया P, जो कि इस शीट पे इसके सेंटर से, जितना रीजन हमने ले रखा है उसके सेंटर से R डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पता करनी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है और कितनी नहीं है वो पता भी कैसे करनी है? गॉस लॉ से। गॉस लॉ से पता करनी है तो आपको यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। अब गॉसियन सरफेस बनाने के यहाँ पे कई सारे चॉइसेस हैं, आपको पता होनी चाहिए कि बहुत सारे चॉइसेस हैं। एक गॉसियन सरफेस कैसे बन सकता है, लाइक जैसे ये एक स्क्वायर या रेक्टेंगल जैसी शेप है, तो स्क्वायर या रेक्टेंगल जैसी शेप को अगर हम एक्सटेंड करें, ठीक है, आप सोचो कि एक स्क्वायर लगा, दो स्क्वायर रखे हुए हैं, आप एक स्क्वायर को एक्सटेंड करके इस तरफ लेकर आओ तो एक कैसी शेप बनेगी? एक क्यूबॉइड जैसी शेप बनेगी, है ना, एक क्यूबॉइड लाइक शेप बनेगी। या सिमेट्रिक होता है तो क्यूब कहते हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट में सिमेट्रिक नहीं है तो अपने क्यूबॉइड कह देते हैं। अगर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी हो जाता है तो उसको अपने क्या बोलते हैं मैथ्स में? पैरेललोपाइड। तो क्यूबॉइड बने ना बने, पैरेललोपाइड तो बनेगा ही बनेगा, है ना, अगर ये शीट प्रॉपर 90 एंगल पे ना हो तो भी। तो एक हमारे पास ऑप्शन ये है जो कि बहुत कम लिया जाता है, बट यू मस्ट नो कि ये ऑप्शन है आपके पास। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक सर्कल एज्यूम कर सकते हैं। मैं ये चार्ज एक बार ना ऐसे हटा देता हूँ, आपको दिखा दिया कि ये शीट चार्ज है, आपने विश्वास कर लिया कि ये शीट जो है वाकई में चार्ज है और इस पे चार्ज कितना है, क्यू चार्ज है, ऐसा कह सकते हैं आपने। अगर हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, पैरेललोपाइड लेंगे तो उसमें काफ़ी सारी साइड्स हो जाएंगी, ठीक है। उससे इजी हमारे पास एक अप्रोच है कि हम देखो, वैसे शीट तो इन्फाइनाइट ही है, हम चाहें ये वाली शेप भी लें और इसके अक्रॉस गॉसियन सरफेस बनाएं तो भी पूरी शीट तो हम कवर कर नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, एक इजी सा एरिया कंसीडर कर लेते हैं जो कि है हमारे लिए सर्कल। हम इस शीट में से सर्कुलर पार्ट एज्यूम कर लेते हैं ना, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। हम क्या करते हैं, इस सर्कुलर पार्ट को एज्यूम कर लेते हैं और इसके लिए, इसके अकॉर्डिंग ही हम क्या कर देंगे, हम गॉसियन सरफेस बना लेंगे। तो एक शीट ऐसे रखी हुई थी, उसके अंदर हमने सर्कल एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब सर्कल के अकॉर्डिंग आपको पता है कि कैसा गॉसियन सरफेस बनाया जा सकता है, ऐसा कुछ, है ना। सेम इस तरफ भी एक्सटेंड कर सकते हैं अपन इसको, जितना डिस्टेंस उधर है उतने ही डिस्टेंस पे अगर अपने इधर एक्सटेंड कर दें इसको, तो यहाँ भी आधा सिलेंडर वहाँ और आधा सिलेंडर यहाँ, ठीक है। ये डिस्टेंस भी क्या होगा, R। तो आपके पास इजीली सिलेंडर बन गया एक, पैरेललोपाइड की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। और ये जो सिलेंडर बना ये है क्या, ये है गॉसियन सरफेस। आपको हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि ये सिलेंडर ही क्यों लिया, ये तो स्क्वायर टाइप शेप है, पैरेललोग्राम टाइप शेप है, तो पैरेललोपाइड क्यों नहीं लिया? जब वायर पे सिलेंडर लिया था तो इस पे तो वैसा कुछ लेना चाहिए था। तो आपके पास ऑप्शन आप ले सकते हो, उसमें भी आंसर सेम आएगा, ठीक है। उसके अंदर जो साइड में जो 4 साइड्स बनेंगी ना, यहाँ पे एक ही कर्व सरफेस एरिया से काम चल जाएगा उसका, बस इतना ही फर्क है। एक आगे उसके पैरेललोग्राम होगा, एक पीछे, यहाँ पे एक आगे सर्कल है और एक पीछे, और इस कर्व सरफेस एरिया का रोल उन 4 साइड्स के बराबर है। तो 4 की बजाय एक कैलकुलेशन करनी पड़े, इसलिए हमने ये लिया। आप चाहे वो ले नहीं रहे, बट यू मस्ट नो दैट, ठीक है। बातें बहुत सारी होगी, अब अपने लिखते हैं, काम करने वाला शुरू करते हैं। तो जब करेंगे तो आपको कंसीडर करके आना पड़ेगा, लेट अस कंसीडर, है ना, वही बातें सारी। लेट अस कंसीडर एन इनफाइनाइट चार्ज्ड शीट एज शोन इन फिगर। नाउ कंसीडर अ सर्कुलर पोर्शन। इस सर्कुलर पोर्शन को आप कह दो, कुछ भी आप कह दो, लाइक ए कह दिया मैंने, सर्कुलर पोर्शन ए, सर्कुलर पोर्शन इनसाइड द शीट हैविंग एरिया ए। इसका एरिया ए कह देते हैं, हैविंग एरिया ए whose center is O. Now consider a point P at a distance R from O. उसके बाद आपको क्या करना होता है, उसके बाद आपको ये करना होता है कि आपको गॉसियन सरफेस के बारे में बताना होता है। तो हम कहेंगे कि now consider a Gaussian surface that is a cylinder extending towards right and left, या फिर आप इतना भी लिख सकते हो as shown in the diagram, वो सारा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। मेंशन जरूर करना आपको,
है ना, बिल्कुल नहीं छोड़ करके आना कि अकॉर्डिंग टू डायग्राम अगर आप काम करना स्टार्ट कर दो। तो आपने शीट बता दी, इस पे चार्ज वो है वो बता दिया। अब इतने ही पोर्शन को ध्यान में लेके चलना है। ये जो थी ना शीट, अब ये भी हमारे लिए काम की नहीं है। हमारे लिए अब कौन सी शीट है, ये सर्कल वाली सी शीट होगी, ये हमारे काम की है। ठीक है, समझ में आई बात आपको। अब इसका एरिया ए है, हम मान लेते हैं कि इस शीट पे चार्ज कितना है, क्यू है, इस शीट पे चार्ज कितना है, क्यू है। क्लियर हुई बात। तो इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी, क्यू बाय ए, मतलब कि सिग्मा यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी की कितनी हो जाएगी, क्यू अपॉन ए। ये हो जाएगी हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब अपने बात करने जा रहे हैं नाउ अकॉर्डिंग टू गोज लॉ, अकॉर्डिंग टू गोज लॉ। गोज लॉ क्या कहता है, गोज लॉ ये कहता है कि फाई इज इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही कहता है। सिग्मा को आप क्या लिख सकते हो, सिग्मा को अपने को पता आपने लिख सकते हैं ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और देखो जैसे अपने वायर वाले केस में किया था, वायर वाले केस में अपने ने सिग्मा क्यू को क्या लिख दिया था, लैम्डा एल, लैम्डा टाइम्स एल। ठीक है, तो वैसे ही इस सिग्मा क्यू को हम रिप्लेस कर सकते हैं, इधर जो भी करेंगे वो करेंगे, देखते हैं। इस सिग्मा क्यू को मैं रिप्लेस करके क्या लिख दूंगा, इसकी डेंसिटी, डेंसिटी टाइम्स एरिया, है ना। और एरिया कितना है इस सर्कल का, ए। तो हम जिस पोर्शन की बात कर रहे हैं उसके अंदर इतना ही चार्ज है, तो टोटल चार्ज की जगह मैं ये भी लिख सकता हूं। अब आप देखो कि अपने ने जैसे वहां किया था, तो सिमिलर टू दैट यहां पे भी 3 एरिया बन रहे हैं, एक ये वाला ढक्कन, एक वो वाला ढक्कन, सर्कल वाले ना, और एक कर्व सरफेस एरिया। तो अपन इसको अगर लेबल करें, इस कलर से कर देते हैं, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस इंटीग्रेशन को डिवाइड करना पड़ेगा। आप इस इंटीग्रेशन को डिवाइड कर दो, आप कहो इसको ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर फर्स्ट के लिए प्लस सेकंड के लिए और फिर प्लस थर्ड के लिए। ठीक है, तो ये इस तरह से ही करना है आपको, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। हो गया, कोई दिक्कत वाली बात, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसके अंदर। अब अगर अपने आगे चलते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबके थीटा निकालने पड़ेंगे ताकि आपको कोस थीटा पता चले कि वो 0 कर रहा है या 1 कर रहा है। अब आप देखो उल्टा हो गया केस, जैसे वहाँ था वायर के अंदर, उससे कुछ उल्टा है। कैसे उल्टा है, लेट्स फाइंड आउट। यहाँ पे इस पॉइंट P के लिए जो ये सरफेस है ना, इस पॉइंट P के लिए देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहाँ होगी, इस तरह सामने की तरफ, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, सामने की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो सामने की तरफ, और ये जो कैप्स है इसका एरिया वेक्टर भी कहाँ होगा, सामने की तरफ, है ना। यहाँ पे अगर आप छोटा सा पोर्शन मानो, एज्यूम करो, तो इसका जो डी ए वेक्टर है वो भी कहाँ होगा, सामने। माने थीटा, यहाँ पे थीटा कितना आने वाला है, 0 डिग्री आने वाला है, यही हमें पता चल गया। सिमिलर टू दैट इसकी बात करें, यहाँ पे अगर आप एक छोटा सा एरिया लो, यहाँ पे अगर आप एक छोटा सा एरिया लो ए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, इस तरफ, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी कहाँ होगी, इस तरफ, है ना। माने थीटा यहाँ भी क्या आ गया, 0 डिग्री। क्लियर, थीटा यहाँ पे क्या आ गया, 0 डिग्री। अब ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, इस कर्व्ड सरफेस एरिया को अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे कोई पैच लोगे आप, ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है इस पे कोई आप पैच लोगे, ठीक है, एरिया लोगे, तो यहाँ पे एरिया कैसे आएगा, एरिया यहाँ लेते हैं अपन। देखो यहाँ पे अगर अपने पैच लिया तो एरिया वेक्टर उस पैच का तो ऊपर की तरफ आएगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ आएगा, बाहर की तरफ। ये शीट ऐसे है ना, शीट ऐसे, चार्ज तो ऐसे निकल रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा होच पोच सा हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ बाहर की तरफ आएगा, यानी एंगल कितना बनेगा, 90। एंगल 90 बनेगा तो थीटा 90 हो जाएगा, थीटा 90 हो जाएगा तो कोस 90 0 हो जाएगा। मतलब कि इस बारी मेन बात यह है कि सेकंड वाला जो है, सेकंड पार्ट यहाँ से चला जाएगा और फर्स्ट और थर्ड पार्ट ये बचेंगे। ठीक है, यहाँ पे है थीटा 0, यहाँ है थीटा 90 और यहाँ है थीटा 0।
यहाँ थीटा 0 है तो यानी कोस ऑफ थीटा बनेगा 1, कोस ऑफ थीटा बनेगा 0 और कोस ऑफ थीटा बनेगा 1। तो ये तो चला गया फैक्टर। हमारे पास जो बचने वाला काम है वो क्या है, वो बचा फर्स्ट की वजह से ई वेक्टर। अच्छा, अब कोस थीटा हमने निकाल लिया तो ई वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं है, ई डी ए प्लस सेकेंड छोड़ दो, थर्ड के लिए ई डी ए इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया, ठीक है। अब आप ये देखो कि ये वाला जो है और ये वाला जो है सिमेट्रिक है एक दूसरे के, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ होगा। वैसे अपने यहाँ पे सिंबल लिखे नहीं, लिखना चाहें तो हम यहाँ पे भी E1, E2 और E3 लिख सकते हैं, ठीक है। और आई थिंक उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी हमने यहाँ पे सेकंड थर्ड लगा दिया था। और अगर आप यहाँ पे देखो तो दोनों सेम ही बनेंगे, जितनी वैल्यू इसकी आएगी उतनी वैल्यू इसकी आएगी। तो आप इसको सिंपली अवॉइड करके क्या लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ ई डी ए लिख सकते हो। और अब आप इसको चाहे फर्स्ट लिखो चाहे थर्ड लिखो, वो मर्जी आपकी है, पर लिखो जरूर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये लिख दिया। अब वापिस से इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिमेट्रिक है, ये बाहर आ जाएगा, इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो इक्वल आएगा, तो ये आया 2E और अंदर क्या बचा, एरिया, एरिया का इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। और बस आपको पता है अब क्या होने वाला है ना, एरिया का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसको लिखते हैं, ये तो बना 2E और एरिया का इंटीग्रेशन ये क्या बना, पाई आर स्क्वायर। या फिर आप ये देखो कि अब इसका रेडियस कैसे लेंगे अपने, तो इसका एरिया जितना होगा इसका भी इतना ही होगा, इसका भी इतना होगा, तो अपन इसके एरिया को कैपिटल ए ही लिख देते हैं। सर्कल है वैसे अपने डिस्क्लोज कर सकते हैं, बट अभी हमें करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पता नहीं है इसकी वैल्यू, इसकी रेडियस की वैल्यू पता नहीं है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता है, तो वो पाई छोटा आर स्क्वायर तो कुछ अलग सर्कल बन जाएगा। तो 2E टाइम्स ए इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। अच्छा कुछ मिस हो गया अपना, सिग्मा ए आना था, सिग्मा ए, तो ये आया सिग्मा ए और ए से ए गए। ई जो है उसको फाइंड करने के लिए इस 2 को आप नीचे ले जाओगे तो ये बनेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कितनी शांति से, कितने आराम से ये हमारे पास आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी इन्फानाइट चार्ज्ड शीट की वजह से किसी पॉइंट P पर जो कि उससे r डिस्टेंस दूर है कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हमारे पास एक तो रिजल्ट आ गया। दूसरी चीज़, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आई है देखने के लिए। क्या इंपॉर्टेंट बात आई है, वो ये है कि अगर आप इसको देखो ध्यान से तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पर डिपेंड कर रही है, एक तो सिग्मा पे डिपेंड कर रही है, सिग्मा मैंने कि चार्ज पर यूनिट एरिया, है ना, इस पर डिपेंड कर रही है, और आर पे डिपेंड नहीं कर रही। वायर वाला केस अपन ने देखा था कि वायर से कितनी दूर कोई पॉइंट है उस पर डिपेंड करता है ना, लैम्डा पे डिपेंड करता है और आर पे। लैम्डा जितना ज़्यादा इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा, लैम्डा जितना कम इंटेंसिटी उतनी कम, और डिस्टेंस जितना ज़्यादा इंटेंसिटी उतनी कम, है ना, और आगे भी। बट यहाँ पे ये देखने की बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ रही है कि E डिपेंड्स ऑन सिग्मा। पता था ये तो करेगा ही करेगा, इस पर डिपेंड करेगा, बट E हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम वेयर यू एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रिक फील्ड। आप चाहे इससे 10 मीटर दूर खड़े हो, आप चाहे इससे 5 मीटर दूर खड़े हो, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी ही रहेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आ रही है ये, और ये मैं नहीं कह रहा, ये मैथ्स कह रही है ना। तो दिस इज वेरी ड्रास्टिक और बहुत ही क्या कह सकते हो इसको, बहुत ही चौंका देने वाली सी बात आ रही है ना कि आर पे डिपेंडेंस इसकी नहीं है। आप शीट से कितना भी दूर खड़े हो, आप शीट से कितना भी दूर खड़े हो, अगर एक इन्फिनिट चार्ज शीट है तो उससे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगेगा, इतना ही लगेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अब अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट एप्लीकेशन पे। अब देखते हैं इसकी लास्ट एप्लीकेशन, दैट इज 4th वन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिट चार्ज्ड स्लैब। एक चार्ज्ड स्लैब है। अब जो 3rd वाला था और 4th वाला था ये एक जैसे से हैं। 3rd वाले में शीट थी और 4th वाले में स्लैब है। शीट माने एक पतली सी शीट होगी, लाइक आपकी कॉपी का एक पेज, और स्लैब माने आपकी नोटबुक होगी, है ना। तो इस तरह से अब इसमें स्लैब मीन्स 2 शीट होगी, आप ऐसा समझ सकते हो।
बहुत ही कम डिस्टेंस पे पड़ी हुई, इनकी थिकनेस बहुत ही कम है। अब ये स्लैब जो है ये चार्ज्ड है, समझ गए, इस पे चार्ज बना रखा है और पॉजिटिव चार्ज ही बना रखा है इस पे। ओके, अब समझ में आपको, इस तरह से ऐसे एक स्लैब पड़ी है। अब इसके इस तरफ भी चार्ज है और इसके इस तरफ भी चार्ज है। अब हमने एक तरफ ही दिखाया क्योंकि दूसरी तरफ हम बोर्ड के पीछे जाके तो बना नहीं सकते, तो हमने एक तरफ दिखा दिया। अब सेम, बिल्कुल सेम पिछले वाले एप्लीकेशन जैसा ही करना है हमें क्या करना पड़ेगा, इससे एक पॉइंट लेना पड़ेगा, उस पॉइंट पे अपने को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वापस से हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें डायग्राम थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए तो हम इस चार्ज को यहाँ से इरेज कर देंगे। हमें बस पता है कि ये चार्ज है यहाँ पे अपने, और देखो पिछली बार की तरह वापस अपने यहाँ पे क्या लेंगे, एक सर्कल लेंगे, ठीक है, एक सर्कल लेंगे। उस सर्कल के सेंटर से एक पॉइंट लेंगे जो कि डिस्टेंस r पे होगा, ठीक है, और गॉसियन सरफेस बना लेंगे। गॉसियन सरफेस वापस से वैसा ही बनेगा, कैसा बनेगा कि एक तो आधा इस तरफ और आधा इस तरफ, ठीक है। अब ये एप्लीकेशन बहुत ही आसान है, बट इसके अंदर ना कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। क्या कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई इसके अंदर सिलेंडर आधा बनाया होता है, सिलेंडर आधा बनाया होता है, सिर्फ उस तरफ का बनाया होता है, इस तरफ का सिलेंडर नहीं बना रखा होता बुक्स पे टीचर्स ने। तो उस पर बच्चे को डाउट आता है कि भाई सर पिछले वाले में तो आपने पूरा सिलेंडर बनाया था, इसमें आपने आधा सिलेंडर क्यों बनाया, ठीक है। तो उसका जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ। आपने लास्ट टाइम पूरा सिलेंडर बनाया था, वो वाला कॉन्सेप्ट सीख रखा है, तो उसके बाद सिमिलर टू दैट इस बारी भी अपने ने क्या किया, वही सिलेंडर बनाया, ठीक है। सेम टू सेम पिछले वाले से हम इसको कॉपी कर रहे हैं ताकि हमारा टाइम भी बचे और जल्दी से हो भी जाए, ठीक है। तो हमने क्या किया, वापस से ये एक सर्कल लिया, इस सर्कल का एरिया ए लिया, अगर इसका एरिया ए है तो इसका भी एरिया ए होगा और इसका भी एरिया ए होगा, है ना। ओके, इसके ऊपर चार्ज अपन ने क्यू लिया और इसका जो सरफेस चार्ज बना, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो बन जाएगा Q बाय A। ये बात आपको समझ में आ गई, है ना। और फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। और आप याद करो उसके अंदर क्या हुआ था, आप इस तरह से ऐसा लिखा था अपन ने, E वेक्टर डॉट DA वेक्टर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इस Q की जगह मैंने हटा करके लिखा था सिग्मा टाइम्स A, है ना। और इसको मैंने 3 में डिवाइड किया था, 2 पार्ट्स रह गए थे और एक पार्ट इसका चला गया था। इफ़ यू रिमेंबर तो यहाँ पे आ गया था 2 टाइम्स EDA, मैं बस वही मॉडिफिकेशन करे जा रहा हूँ। EDA आ गया था, इसको मैंने कहा था तो फर्स्ट लिख दो या थर्ड लिख दो। ये था हमारा फर्स्ट, ये था हमारा सेकेंड और ये था हमारा थर्ड, ठीक है। तो इससे पहले आपको वो वाला समझ में आ गया होगा, तभी इसको अपने बड़ी फटाक से कर सकते हैं। अब आप ध्यान से देखो कि इसमें बस एक करेक्शन है, इसमें सिर्फ एक करेक्शन है। वो क्या करेक्शन है कि जब आपने यहाँ पे चार्ज लिखा है ना, इसको सिग्मा टाइम्स A वहां पे लिखा था, ये लास्ट टाइम यहाँ पे ऐसा किया था। इस केस में क्या करोगे, इस केस में आप करोगे कंसिडरेशन सेम लिखोगे, उसके बाद अकॉर्डिंग टू गोज लॉ करके आप जब सिग्मा क्यू को रिप्लेस करोगे ना, तो सिग्मा क्यू को आप सिग्मा, अब देखो उसको भी सिग्मा बोलते हैं और इसको भी सिग्मा बोलते हैं, तो आप समझ जाओ जब आप सिग्मा क्यू को रिप्लेस करोगे तो सिग्मा ए से रिप्लेस ना करके आप इस बारी किससे रिप्लेस करोगे, ट्वाइस ऑफ सिग्मा ए से रिप्लेस करोगे। ऐसा क्यों भी, किस खुशी में, तो इस खुशी में कि जो स्लैब है इसके अंदर 2 शीट है। पिछली बारी एक शीट थी, तो पिछली बारी जितना चार्ज था उससे इस बारी चार्ज क्या होना चाहिए, डबल। तो पिछली बारी अगर चार्ज Q काम में आ रहा था सिर्फ, तो इस बारी इधर वाला Q भी काम में आएगा, इधर वाला Q भी काम में आएगा, समझ रहे हो बात मेरी। तो 2Q चार्ज काम में आएगा, और 2Q जब चार्ज डबल हो गया तो इसलिए उस Q को जब लिखा सिग्मा A, तो नेट चार्ज क्या बन गया, 2 सिग्मा A। बात समझ में आ रही, दिमाग में घुस रही है, ठीक है। तो अपन ने क्या करना है, जस्ट इधर वाला काम अपन ने देख रखा है, वो सेम टू सेम डिट्टो रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं आने वाला, कोई भी फर्क नहीं आने वाला। इधर वाले काम के अंदर जस्ट 2 ऐड हो जाएगा, और वो क्यों हुआ, क्योंकि स्लैब है, इसके अंदर 2 शीट्स हैं, समझिए। तो ये ब्लैक वाला काम उसका था। अब इस केस में आपको क्या बता रहा हूं कि लेफ्ट हैंड साइड में आप याद करो, लेफ्ट हैंड साइड में लास्ट में बना था 2EA बना था, ओके। और इस तरफ क्या बना था, सिग्मा ए, तो यहां पे क्या बन जाएगा, 2 सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कैंसिल हो गया था, है ना। इस बार 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, बस बात इतनी सी है।
ओके इस बार 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, पिछली बार इस 2 को इधर भेजने की जरूरत पड़ी थी, इस बार इस 2 को कहीं भेजने की जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि ये 2 रहेगा ही नहीं। तो ये क्या बना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। किसी शीट की वजह से कितना होता है, इतना होता है, और सॉरी शीट की वजह से नहीं, स्लैब की वजह से। और आप याद करो तो शीट की वजह से कितना था, इससे आधा, इससे आधा था, और होना भी चाहिए क्योंकि एक्चुअली में किया क्या है, स्लैब के अंदर 2 शीटें लगा दी। क्लियर। तो दिस वॉज आवर 4th एंड लास्ट एप्लीकेशन। तो हमारे गोज लो की सारी एप्लीकेशन खत्म हो गई हैं और होपफुली काफ़ी इजी, काफ़ी इंफॉर्मेटिव, काफ़ी नॉलेजफुल मैनर के अंदर हमने डिस्कस करी है और आप तक सारी इंफॉर्मेशन जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से पहुँची होंगी। आप इसके नोट्स प्रॉपरली बना रहे होंगे, है ना। तो अब अपने एक वीडियो बनाएंगे, कुछ एक न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे जो भी हमने अभी तक काम किया उस पर, और फिर मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। सो हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस टाइम विद फिजिक्स। गुड बाय, टेक केयर।